रूपा कुमारी। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय के होटल और टूरिज्म डिपार्टमेंट के प्रोफेसर रणवीर सर, जिनका 10 सालों से अधिक का एक्सपीरियंस रहा है। नमस्कार सर। नमस्कार जी मैम। सर, आपका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। सर, मेरा पहला क्वेश्चन आपसे यह है कि होटल और टूरिज्म डिपार्टमेंट का मुख्य ऑब्जेक्टिव क्या है? ये देखिए, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा के उस भाग में, साउथ हरियाणा में है, जहाँ और इंडस्ट्रीज़ का इतना ज़्यादा स्कोप नहीं है। टूरिज़्म और होटल मैनेजमेंट के स्कोप इस एरिया में ज़्यादा हैं। हमारे पास यहाँ ज़्यादा पोटेंशियल है, रिसोर्सेज हैं। तो मेन पावर सप्लाई के लिए ये, जैसा हम जानते हैं कि केंद्रीय विश्वविद्यालय हरियाणा के दक्षिण में है, जहाँ पे बाकी सभी इंडस्ट्रीज इतना फ्लोरिश नहीं हो पाई हैं। इस इंडस्ट्री के लिए, टूरिज़्म होटल मैनेजमेंट के लिए बहुत ज़्यादा स्कोप है, क्योंकि हमारे यहाँ काफ़ी सारे रिसोर्सेज हैं। ठीक इसी तरह से हमारे देश में भी काफ़ी इस इंडस्ट्री के स्कोप हैं, और हमारे डिपार्टमेंट का एक ही ऑब्जेक्टिव है कि इन इंडस्ट्रीज़ के लिए स्किल्ड मैन पावर हम पर्याप्त जो है देश के इस इंडस्ट्री की डेवलपमेंट में हम दे पाएँ। इस ऑब्जेक्टिव के साथ हमारा डिपार्टमेंट एक अच्छा कोर्स कुरिकुलम, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा इनपुट इंडस्ट्री से हों, इंडस्ट्री में जो ट्रेंड हैं, कंटेम्प्रेरी ट्रेंड्स हैं, उसके जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से हम मैन पावर दे पाएँ, ऐसा हमारा एक ऑब्जेक्टिव है। सर, हमारा दूसरा प्रश्न यह है कि इस विभाग में कौन कौन से कोर्स चलाए जा रहे हैं? इस विभाग में 3 कोर्स हम चलाते हैं। मास्टर ऑफ होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग टेक्नोलॉजी, जो इंडिया की किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पहली बार इस यूनिवर्सिटी ने शुरू किया है। दूसरा कोर्स हमारा मास्टर ऑफ टूरिज्म एंड ट्रैवल मैनेजमेंट है, और दोनों ही सब्जेक्ट की हम पीएचडी डॉक्टरेट का कोर्स भी हमारे यहाँ विश्वविद्यालय में है। सर, इस विभाग की, या मैं कहूँ कि इस डिपार्टमेंट की मुख्य विशेषता क्या है? ये जो डिपार्टमेंट है, हमारा उद्देश्य जो है वो बच्चों को पढ़ाना नहीं, बल्कि उनकी लर्निंग में मदद करना है। हमारा डिपार्टमेंट ज़्यादा फोकस प्रैक्टिकल पे रखता है, और शायद हरियाणा क्या आसपास नॉर्थ इंडिया में कोई ऐसी यूनिवर्सिटी, कोई ऐसा होटल मैनेजमेंट या टूरिज़्म का डिपार्टमेंट नहीं है जिसमें हमारे डिपार्टमेंट जितनी रिच लैब हैं। हमारे पास 5 लैब इस वक्त हैं, प्रोडक्शन, सर्विंग, हाउसकीपिंग, ट्रैवल एजेंसी की। और सबसे बड़ी बात ये है कि विश्वविद्यालय के जितने भी गेस्ट आते हैं, मुख्य अतिथि आते हैं, वो हमारी लैब में ही खाना बनाया हुआ और हमारे ही बच्चों द्वारा सर्व किया हुआ जो है हम विश्वविद्यालय के गेस्ट को देते हैं। और बड़ी अच्छी रैंकिंग उनकी है, सेटिस्फेक्शन की अगर मैं बात करूं, गेस्ट की फीडबैक बुक हमारे पास है, तो बड़ा अच्छा रिस्पांस हमारे गेस्ट का अब तक रहा है। सर, हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्रीज में इंडिया का मुख्य विशेषता क्या है? इंडिया, देखिए, हॉस्पिटलिटी में हम टूरिज़्म और होटल मैनेजमेंट दोनों को इंक्लूड करते हैं। टूरिस्ट जब आता है, टूरिज़्म जब डेवलप होता है, तो होटल इंडस्ट्री भी अपने आप बूम कर जाती है। मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा कि इंडिया के पास 7600 किलोमीटर का समुद्र का किनारा है। इंडिया के पास स्नो कैप्ड माउंटेन है। इंडिया के पास वैरायटी ऑफ कल्चर, वैरायटी ऑफ लैंग्वेज, मोनूमेंट्स, टेंजिबल, इंटेंजिबल, सभी तरह के रिसोर्सेज हैं। और इनसे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ इंडिया के बारे में है कि हमारा कल्चर है अतिथि देवो भव। हम गेस्ट को गॉड मानते हैं। शायद दुनिया में कोई देश ऐसा नहीं जो, और उससे भी ऊपर हम मार्केटिंग में भी अच्छे हैं। लेकिन हमारी जो स्ट्रेटजीज़ हैं, अप्लाइड स्ट्रेटजीज़ हैं, वहाँ हमें इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। हमारे देश में बहुत ही स्कोप है आने वाले समय में। अगर मैं बात करूँ, जैसे मेडिकल टूरिज़्म एक पिछले 5-6 साल से डेवलप हो रहा है, और मुझे आपसे बात करते हुए खुशी हो रही है कि पूरी दुनिया में हमारे देश का उसमें अर्निंग्स में और टोटल पेशेंट रिसीट में दूसरा नंबर है। और भी काफ़ी फील्ड हैं जहाँ पूरा जो है टूरिज़्म का, हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्रीज़ का हमारे देश का बड़ा अच्छा स्कोप है। सर, कोविड में हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्रीज़ पर क्या प्रभाव पड़ा? देखिए,
मैं ये कहूँ कि हॉस्पिटलिटी वाज द मोस्ट क्रिटिकल पेशेंट ऑफ कोविड में सारी इंडस्ट्रीज़ पे तो असर हुआ ही, लेकिन ट्रैवल ट्रेड पे क्योंकि रिस्ट्रिक्शन आज तक भी हैं काफ़ी देशों में, सबसे बुरा प्रभाव इस पे पड़ा है। लेकिन इसने कुछ सीख भी दी है हमें। आगे जो टूरिज्म डेवलपमेंट हो, मास टूरिज्म डेवलपमेंट जो नए सिरे से पूरी दुनिया करने जाएगी, हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री में जो भी चेंजेज होंगे आफ्टर कोविड, वो एक मोर रिस्पॉन्सिबल कंपनी, मोर रिस्पॉन्सिबल रेस्टोरेंट, मोर रिस्पॉन्सिबल होटल, मोर रिस्पॉन्सिबल डेस्टिनेशन डेवलपमेंट के हिसाब से होंगे, और ये होना भी शुरू हुआ है। दूसरा मैं यहाँ ये कहना चाहूँगा कि इस इंडस्ट्री को असर तो हुआ है, लेकिन ये इंडस्ट्री विल कम बैक सून। उसके काफ़ी सारे रीजंस हैं। इंडिया में भी लगभग 7 से 8% जो है हमारे टोटल एम्प्लॉयमेंट का हिस्सा इन इंडस्ट्रीज़ में डायरेक्टली इनडायरेक्टली प्लेस्ड है, और दुनिया के 10-15 कंट्री ऐसे हैं जहां ये इंडस्ट्रीज़ उनके जीडीपी में 50% से ज़्यादा योगदान दे रहे हैं। तो ये कंट्री की इकोनॉमी अगर ट्रैवल टूरिज्म रिस्ट्रिक्शन रहे तो नहीं चल पाएगी, तो इसे तो वापस कम बैक इट इज़ मस्ट, और ये होगा, बहुत जल्दी होगा। सर, आप एथनिक और हाइजीनिक फूड को लेकर क्या कर रहे हैं, क्योंकि कोविड के बाद लोग अपने सेहत को लेकर काफ़ी सतर्क हैं। बिल्कुल, आपका पहला जो प्रश्न है कि आप जो है एथनिक फूड के लेकर के क्या कर रहे हैं। हमारा ये डिपार्टमेंट जब भी इवेंट्स प्रोग्राम यूनिवर्सिटी के या बाहर के या कोई किसी तरह की प्रतियोगिता है, तो एथनिक फूड को हम ज़्यादा प्रमोट करते हैं, बल्कि हम हमारी लैब में जो है एथनिक फूड पे ज़्यादा काम करते हैं। दूसरा जो मैंने बताया कि हमारे यहाँ पीएचडी का कोर्स भी है, तो पीएचडी के स्टूडेंट्स ने भी अपने टाइटल लिए हैं। एथनिक फूड क्या है, एथनिक फूड को कैसे इम्प्रूव किया जाए, एथनिक फूड की मार्केटिंग कैसी की जाए, इस तरह से हमारे डिपार्टमेंट की हर कोशिश रहती है, प्रायोरिटी रहती है कि जिस एरिया में हम हैं उसके फूड, एथनिक फूड, उसके प्रोटेक्शन के लिए क्या किया जा सकता है। डिपार्टमेंट जो है इसके लिए पूरा कोशिश में रहता है। सर, बच्चों को प्लेसमेंट मुख्य होती है, तो इसके लिए आप क्या प्रयास कर रहे हैं? तो इंडस्ट्री से लोग आते हैं, लेक्चर देते हैं, आजकल ऑनलाइन दे रहे हैं, तो हम पूरा एक्सपर्ट लेक्चर का एक पैनल रखते हैं, और इस तरह से हमारे बच्चे तैयार हो जाते हैं पहले 3 सेमेस्टर में इन इंडस्ट्रीज़ में जाने के लिए इक्विप्ड विद रिक्वायर्ड स्किल सेट। और उसके बाद हम यहाँ इंटरव्यू के लिए कंपनियों को बुलाते हैं, होटल्स को बुलाते हैं, और मुझे ये खुशी हो रही है आपसे बात करते हुए कि हमारे जितने भी बच्चे आज तक पास आउट इस डिपार्टमेंट से हुए हैं, सबको जॉब मिली है। 100 प्लेसमेंट हमारे डिपार्टमेंट का ये रिकॉर्ड रहा है। वो अलग बात है कि इंडस्ट्री में 6 महीने, 1 साल, 2 साल करने के बाद कोई हायर एजुकेशन पीएचडी प्रोग्राम में चले गए, लेकिन डिपार्टमेंट ये हमेशा इंश्योर करता है कि हर एक बच्चे को जॉब मिले। जो बच्चे बल्कि 1 या 2 साल पहले हमसे यहाँ से चले गए हैं और किसी वजह से वो कोविड में जॉब छूट गया या छोड़ गए हैं, उनकी भी हमारा डिपार्टमेंट अब इंडिविजुअली कॉल करके उनको बता रहा है कि यहाँ अवसर है, आप यहाँ अप्लाई कीजिए और इस तरह की तैयारी कीजिए। हमेशा हम इसके लिए प्रतिबद्ध रहते हैं। सर, होटल और टूरिज्म इंडस्ट्रीज़ की मुख्य विशेषता क्या है? ये जो इंडस्ट्रीज़ हैं दूसरी इंडस्ट्रीज से थोड़ा हटके हैं। हटके कैसे हैं? क्योंकि इनमें जो है, जो हमारे बच्चे हैं, करियर है, एंटरप्रेन्योरशिप है, उसमें सीड इन्वेस्टमेंट की बहुत ही कम ज़रूरत है। अगर बच्चे के पास कम्युनिकेशन अच्छा है, नेगोशिएशन स्किल अच्छे हैं, क्रिएटिविटी है, इनोवेशन है, तो बजाय कि बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने के थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट में ही वो अपना काम शुरू कर सकता है। और हमारे पास काफ़ी सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं हमारे इंडियन कंटेक्स्ट में ही पिछले 10 सालों में, जहाँ बच्चों ने छोटी छोटी सीड अमाउंट के साथ बड़ा इंडस्ट्री, बड़ा एंटरप्रेन्योरशिप खड़ा कर दिया है। बाकी ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज़ में हम इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत पड़ती है। यहाँ हम कितने क्रिएटिव हैं, कितना अच्छा नेगोशिएशंस कर सकते हैं, हमारा कितना अच्छा कम्युनिकेशन है, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ स्कोप बच्चों के लिए ज़्यादा है। सर, फूड एंड बेवरेज होटल आजकल मुख्य उद्योग बन गया है। फ्यूज़न का ट्रेंड आजकल है, तो आपका इस डिपार्टमेंट इस तरफ क्या प्रयास कर रही है? बिल्कुल आपने सही कहा।
आजकल जो है एक्सपेरिमेंट का है कि ट्रेडिशनल चीज़ों के साथ न्यू अल्ट्रा मॉडर्न चीज़ों का, और इसी उसमें कड़ी में हमारा डिपार्टमेंट भी करता है। हमारे डिपार्टमेंट काफ़ी जो है चीज़ें ऐसे फ्यूज़न करने की कोशिश की है, एथनिक और दूसरा जो हमारा फूड है उसके साथ। तो हमने जो है काफ़ी बार ये सराहा भी गया है, काफ़ी प्रोग्राम्स में हमने, जैसे चॉकलेट का चूरमा हमने ये जो है डिपार्टमेंट ने काफ़ी बार जो है प्रैक्टिकल लैब में टेस्टेड है, और जो है बिल्कुल न्यूट्रिएंट वैल्यू के हिसाब से इट्स ओके। तंदूरी चाय हमने अपना किया है। और दूसरी हम जो है पूरे एरिया वाइज हमारा डिपार्टमेंट हरियाणा के जितने भी एरियाज़ हैं उनमें कौन कौन सा फूड प्रिवलेंट है उसकी इन्वेंट्री भी हम तैयार कर रहे हैं, ताकि बाद में हम वो जो इन्वेंट्री हमें मिले। काफ़ी सारे फूड आइटम्स ऐसे हैं जो पिछले डिकेड में या पिछले दशक में जो है या उससे पिछले दशक में काफ़ी लोकप्रिय थे, और धीरे धीरे उनकी लोकप्रियता फास्ट फूड आई या कई दूसरी चीज़ें चलन में आई, उसकी वजह से वो थोड़ा लुप्त प्राय होने के कगार पे आए हैं। हम उनको भी जो है नए सिरे से अपनी लैब में बिल्कुल अच्छी तरह से टेस्ट करके, और हमारे ही बच्चे प्रोजेक्ट लेकर के हाउ टू प्रमोट अमंग द लोकल्स, ऐसा हमारा प्रयास रहता है। सर, हमारा आखिरी प्रश्न आपसे यह है कि बच्चों को होटल और टूरिज्म डिपार्टमेंट में जाने के लिए क्या क्या ध्यान रखना पड़ता है, इसका भविष्य क्या है? देखिए, जैसे बताया कि इन इंडस्ट्रीज़ का भविष्य अच्छा है, और अगर मैं कहूँ कि आने वाले समय में, क्योंकि जैसे देखिए न्यूक्लियस फैमिली है, मोनोटोनियस डे रूटीन है, लोगों के पास परचेजिंग पावर भी धीरे धीरे बढ़ रही है, और डिस्पोजेबल टाइम, ये इंडस्ट्रीज़ तो बढ़ेंगी। ये हमारी जो दुनिया की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है UNWTO, उसकी फोरकास्टिंग है कि इसका ग्रोथ बड़ा अच्छा है, और है भी 8 to 9% ग्रोथ चल रहा है। और मुझे कहते हुए खुशी हो रही है कि इंडिया का जो ग्रोथ है, मैं प्री कोविड की बात कर रहा हूँ, एशिया के किसी भी कंट्री से ज़्यादा है। तो ये इंडस्ट्री बढ़ेगी, और जब ये इंडस्ट्री बढ़ेगी तो हमें मैन पावर की ज़रूरत पड़ेगी। मैन पावर ज़्यादा चाहिए, क्योंकि इट्स पीपल इंडस्ट्री, तो ज़्यादा मैन पावर चाहिएगी, उसके लिए ज़्यादा लोगों की ज़रूरत पड़ेगी। इंडिया में अभी भी जो स्किल्ड मैन पावर है उसका शॉर्टेज है। काफ़ी कंट्रीज़ में अभी ये कोर्स न्यू है। और इस इंडस्ट्री के बारे में मैं एक और बात बताना चाहूँगा एजुकेशन के बारे में, कि एशिया में हमारा ही देश ऐसा था जिसने पहली बार इन प्रोग्राम्स में मास्टर डिग्री शुरू की, और अब भी रिसर्च में भी बड़ा अच्छा हमारा योगदान है। और अब तो गवर्नमेंट की नई पॉलिसीज़ आ रही हैं जिसमें PPP मॉडल पे जो है प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, और भविष्य बच्चों का सुरक्षित है। बच्चों को क्या कैपेबिलिटी चाहिए, इसमें मुख्य रूप से आपका कम्युनिकेशन, एक फॉरेन लैंग्वेज की नॉलेज, आपका जो सॉफ्ट स्किल्स हैं, नेगोशिएशन स्किल हैं, ट्रांसफरेबल स्किल्स हैं, ये थोड़ा सा इन पे ध्यान देने की ज़रूरत है। स्मार्टनेस की ज़रूरत है, टेक्नो सेवी होने की ज़रूरत है। ये सब ज़रूरतें हमारे बच्चों में जो है हम डेवलप करने की कोशिश करते हैं, और यही इंडस्ट्री की मैन पावर की रिक्वायरमेंट है, ऐसा हमारा कोशिश रहता है। सर, आपने जैसे कहा कि आपका डिपार्टमेंट बच्चों को प्लेसमेंट दे रहा है, इसके लिए आप प्रशंसा के पात्र हैं। लेकिन सर, आज जो प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर का नारा दिए हैं वो काफ़ी लोकप्रिय हो रहा है, तो इसको लेकर आपका डिपार्टमेंट जॉब प्रोवाइडर के लिए क्या कर रहा है? आपने रेलेवेंट सवाल किया। हमारी सरकार, प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, डोंट बी जॉब सीकर, बी जॉब प्रोवाइडर्स। क्योंकि हमारे पास जॉब अगर टोटल का हम देखें तो मुश्किल से 6% जो है जॉब सरकारी या अर्ध सरकारी क्षेत्र में है। 94% हमारा बाहर से, इनफॉर्मल सेक्टर से या एंटरप्रेन्योरशिप से आता है। हमारी जो ये टूरिज़्म और होटल मैनेजमेंट की जो इंडस्ट्री है, इनमें एंटरप्रेन्योरशिप के बहुत ही ज़्यादा स्कोप है। स्कोप होने का एक कारण है। कारण ये है कि खासकर के ट्रैवल एजेंसी में, जो यहाँ एक कोर्स भी है मास्टर डिग्री में, उसमें हमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट के लिए ऐसा कुछ भी नहीं है। और हम बच्चों को यहाँ सबसे पहला काम होता है कि यू आर मेंटली प्रिपेयर। बच्चों को हम प्रिपेयर करते हैं
हमने यहाँ डिपार्टमेंट में काफ़ी सारी केस स्टडीज़ डेवलप की हैं कि कैसे पिछले एक दशक में एक छोटा सा बीकॉम सेकेंड ईयर में पढ़ने वाला बच्चा, 9th क्लास का एक बच्चा, दिल्ली में पड़पड़गंज में रहने वाला बच्चा, कैसे एक कंपनी आज से ठीक 10 साल पहले स्टार्ट कर लेता है। उसका पूरा केस स्टडी हम बताते हैं और कैसे आज उसकी कंपनी यूनिकॉर्न बन गई है। मैं यहाँ बात कर रहा हूँ एज माई ट्रिप की, agemytrip.com, और makeMyTrip.com जो है करोड़ों रुपए का जो बिजनेस करती है, दैट वाज आल्सो स्टार्टेड बाय 2 पर्सन्स। और इतने सारे हिमाचल में या डोमेस्टिक टूरिज्म में हमारे सामने हम एग्जाम्पल्स इकट्ठे करते हैं, पहली बात, ताकि बच्चे मोटिवेटेड हों, बच्चे ये फील करें कि यस आई कैन डू। मैं तो मास्टर डिग्री कर रहा हूँ, ये तो जो है बैचलर डिग्री का बच्चा था या ये 10th का बच्चा था। तो पहला हमारा हमेशा ये रहता है कि मॉरली कॉन्शियसली दे विल अडॉप्ट, बच्चे अडॉप्ट करें ये दिमाग में कि हम ये कर सकते हैं। पहला काम ये है हमारा। दूसरा काम, हम उनको इस फील्ड से फैमिलियर करने के लिए जितना भी एसोसिएशंस है, ट्रैवल एजेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया है, टूर ऑपरेटर का एसोसिएशन है, उनका जो मंथली मीटिंग होता है, नेशनल कैपिटल एरिया हमारे पास है, तो हम बच्चों को मोटिवेट करते हैं कि उनकी मीटिंग स्टैंड करें, प्रोफेशनल एसोसिएशंस में बैठें, सीखें। और बच्चा जो 2 साल यहाँ कोर्स करता है, इस दौरान उसके मोबाइल में, मैं स्ट्रिक्टली सीधा बोलता हूँ, कम से कम 30 ट्रैवल एजेंट के मोबाइल नंबर होने चाहिए। और जब 30 ट्रैवल एजेंट के मोबाइल नंबर हैं तो आप यह डिपार्टमेंट से नौकरी नहीं मांगेंगे, बल्कि ये कहेंगे कि किसी बच्चे को नौकरी लगवाना है क्या। इस तरह के हमारे इस इंडस्ट्री में स्कोप रहते हैं। सर, आप अभी जैसे टूरिज्म की बात करें तो मैं आपसे यह क्वेश्चन करना चाहती हूँ कि सर, जैसे क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए कि जो देश छोटे होते हुए भी टूरिज्म में काफ़ी आगे हैं, परंतु देखा जाए कि हमारा देश भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा होते हुए भी टूरिज्म में उनसे पीछे है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? बिल्कुल सही कहा आपने। हमारा अगर दुनिया में रैंकिंग हम देखें तो हमारी रैंकिंग 23rd है, जबकि बिल्कुल छोटे छोटे यूरोपियन कंट्रीज जैसे इटली, स्पेन, ये कंट्री दुनिया में सबसे ज़्यादा टूरिज्म से कमा रहे हैं, हम नहीं कमा पा रहे हैं। रिसोर्स वाइज देखें तो हमारे पास रिसोर्सेज हैं, हमारे पास मैन पावर है, तो हमारे यहाँ जो कमी है वो 2-3 तरह की कमियाँ हैं। एक तो स्किल्ड मैन पावर हमारे पास नहीं है। हमारे पास जो है अप्लाइड जो फंक्शनल स्किल्स हैं, हमारी यूनिवर्सिटी हालांकि ट्राई कर रही है, पिछले 5-6 साल में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ा है। नंबर ऑफ़ टूरिस्ट भी इंक्रीज हुआ है और नंबर ऑफ़ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, टेक्निकल एजुकेशन जो अप्लाइड नॉलेज दे सकें, उनका नंबर ड्रास्टिकली चेंज हुआ है। तो हमें पहले तो स्किल्ड मैन पावर तैयार करनी होगी। दूसरा एक हमारा ये रहेगा कि वी हैव टू टोट पीपल, वी हैव टू मेक देम अवेयर कि व्हाट टूरिज्म कैन डू फॉर देम। हमें ये बताना होगा। अब मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। कई बार ये देखने में आता है टूरिस्ट के साथ कि एक ऑटो रिक्शा वाला थोड़ा 20-30-50 रुपए के लिए उसने टूरिस्ट को चीट किया, और ऐसा केस कई बार आता है। तो हमें लगता है ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, उस कंट्री के मीडिया में ये हाईलाइट हो जाता है। उस कंट्री, ये जो 50 रुपए का उसने चीटिंग किया है, मैं कहता हूँ इसने देश के साथ 50 लाख रुपए की चीटिंग की है। क्योंकि वहाँ से अगर 5-6 या 500-700 लोग जो यहाँ आने वाले थे, जब वो देखेंगे तो ये चीज़ हमें सुधारने की ज़रूरत है। हमें जो है थोड़ा, क्योंकि सेफ़ है सारा, कोई ऐसी बात नहीं है, तो स्ट्रक्चर, सुपर स्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा ठीक है, मार्केटिंग ठीक है, हमें मैन पावर पे, स्किल्ड मैन पावर पे ध्यान देना है, नंबर 1। और नंबर 2, हमें अपनी इमेज पे ध्यान देना है कि डेस्टिनेशन की इमेज बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर मैं आपसे पूछूं कि दुनिया का सबसे अच्छा डेस्टिनेशन कौन सा है, तो 2-3 डेस्टिनेशन हमारे दिमाग में घूम जाते हैं। दैट इज़ देयर ब्रांड नेम, ब्रांड इमेज। तो इस तरह की ब्रांड इमेज हमें बनाने की ज़रूरत है, ताकि इंटरनेशनल लेवल पे हमारा डेस्टिनेशन एक मैच्योर डेस्टिनेशन की तरह, कि वहाँ खूब सारे लोग जाते हैं, खूब अच्छा फैसिलिटी है, खूब अच्छा सेफ्टी सिक्योरिटी है। और मैं तो ये कहूँगा कि जो यहाँ टूरिस्ट आएँ वो वापस जाते हुए टूरिस्ट ना रहें, बल्कि हमारे फ्रेंड बन जाएं। जब ये अप्रोच आएगी
तब वो हमारे टूरिज्म डेवलपमेंट के लिए मिशनरी की तरह काम करेंगे, और यही अप्रोच हमें लेके चलनी पड़ेगी। सर, आपने कहा कि आप हमारे यहाँ ट्रैवल एजेंसी का भी कोर्स है जो कि एक यूनिक कोर्स है, तो सर आप हमें इसके बारे में बताइए। हाँ, हमारे यहाँ ट्रैवल एजेंसी मैनेजमेंट का कोर्स है, जिसमें हम ये सिखाते हैं कि ट्रैवल एजेंसी के वेरियस डिपार्टमेंट, उनकी फंक्शनिंग, लोगों के लिए वो क्या काम करते हैं। बेसिकली ट्रैवल एजेंसी का काम होता है कि जब हम ट्रैवलिंग पे जाते हैं तो हमें डॉक्यूमेंट्स चाहिए, वीज़ा चाहिए, पासपोर्ट चाहिए, फॉरेन करेंसी चाहिए, किसी एयरलाइन से, ये सब मैनेजमेंट करने वाली जो कंपनी, जो कंसल्टेंसी हमारे से लेगी या फीस लेगी, वो ट्रैवल एजेंसी का स्कोप पिछले 10-15 सालों से पूरी दुनिया में बहुत ही ज़्यादा हुआ है। हमारे देश की जो एसोसिएशन है, ट्रैवल एजेंसी एसोसिएशन, उसके 2000 से ज़्यादा ट्रैवल एजेंट मेंबर्स हैं। और सबसे बड़ी बात इस बिज़नेस की मैं आपको बताऊं, वो ये है कि एक रिपोर्ट आई थी WTTC की, वर्ल्ड टूरिज्म ट्रैवल काउंसिल की, उसमें ये बताया गया था कि जो हमारा टूरिज्म का पूरी दुनिया का बिजनेस है, उसका 99% छोटी ट्रैवल एजेंसी से कंट्रीब्यूट हो रहा है। छोटी का मतलब है जो 4 या 5 लोग मिलकर चलाते हैं। तो हमारे जो बच्चे हैं इस तरह के एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। हालांकि हम अपने बच्चों को पढ़ते वक्त भी टूर ऑपरेटर के पास भेजते हैं, ट्रैवल एजेंट के पास भेजते हैं। तो ये जो ट्रैवल एजेंसी का ट्रेंड है, ये बड़ा ही अच्छा है, लोगों के लिए भी अच्छा है, और खुद एंटरप्रेन्योरशिप, जैसे आपने अभी बात की कि डोंट बी जॉब सीकर, बी जॉब प्रोवाइडर, तो ये जो एंटरप्रेन्योरशिप के जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं ट्रैवल एजेंसी के माध्यम से, वो बहुत ज़्यादा स्कोप है। एक दूसरा मैं ये कहना चाहूँगा बच्चों के लिए, सब ऑडियंस के लिए, कि इंटरनेशनल टूरिज़्म, इसमें तो अपॉर्चुनिटी है ही, लेकिन डोमेस्टिक टूरिज़्म जो है वो देश का स्लीपिंग जाइंट है, बहुत बड़ा स्कोप है। लेकिन हमारे बच्चे, मैक्सिमम बच्चे, ये मेंटलिटी, हालांकि वी ट्राई टू मेक देम अवेयर, उनका ध्यान इंटरनेशनल टूरिज़्म पे रहता है। जबकि मैं बताऊं कि डोमेस्टिक टूरिज़्म हमारा इंटरनेशनल के मुकाबले में सैकड़ों गुना ज़्यादा है, और उसको जिस दिन हम एक्सप्लॉइट कर पाए, टेप कर पाए पूरा, तो इमेंस पोटेंशियल ऑफ जॉब्स है। और ये जो हमारी सरकारों का अब जो सपना है कि जॉब प्रोवाइडर्स, उसके लिए बिल्कुल सूटेबल इंडस्ट्री मैं इसको मानता हूँ। जी सर, हरियाणा में टूरिज्म का क्या स्कोप है और कैसे डेवलप किया जा सकता है? देखिए, पूरी दुनिया में जो भी लोग हिंदू धर्म को जानते हैं वो लॉर्ड कृष्णा को जानते हैं। जो लॉर्ड कृष्णा को जानते हैं वो महाभारत गीता ज्ञान को जानते हैं। हमारे हरियाणा के पास वो जगह है, वो पेड़ भी है जहाँ गीता का ज्ञान दिया गया था। और उसी सड़क, उस कुरुक्षेत्र की सड़क से दिल्ली से हिमाचल प्रदेश जाने वाले, जम्मू कश्मीर जाने वाले, पंजाब में जाने वाले, लगभग एक साल में, प्री कोविड की बात कर रहा हूँ, 7 लाख टूरिस्ट सड़क के रास्ते से ऊपर घूमने जा रहे हैं। हमारे पास इतना स्ट्रॉन्ग ब्रांड नेम है, गीता ज्ञान, कुरुक्षेत्र, पैटल, और 6-7 लाख टूरिस्ट दरवाजे के आगे से जा रहे हैं और कुरुक्षेत्र को नहीं मिल रहे हैं। ये एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है जिसको थोड़ा सा मार्केटिंग करके, जो दिल्ली में ट्रैवल एजेंट बैठे हैं, थोड़ा प्रमोशनल डिस्काउंट करके होटल को एक स्टॉप ओवर हम ले सकते हैं। और अगर एक स्टोर हो जाए तो ये मैं कहता हूँ कुरुक्षेत्र ही नहीं, बिल्कुल पूरे कुरुक्षेत्र ज़िले की रोजी रोटी का एक साधन बन सकता है। दूसरा, अगर आप आंकड़े देखें 2019 से, तो हमारा दिल्ली का जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उस पे इंटरनेशनल टूरिस्ट जो अराइवल हुआ एक साल में, वो 28 लाख हुआ है। वो हमारे हरियाणा के बॉर्डर से मुश्किल 40-50 किलोमीटर दूर है। आजकल पूरी दुनिया में एक ट्रेंड है रूरल टूरिज्म। उसका मतलब क्या है कि टूरिस्ट रूरलिटी में जाए, वहाँ रूरल फैमिली के साथ रहे, रूरल फैमिली से एक्सपोज्ड हो और रूरल फैमिली को फ़ायदा मिले।
रूम वहाँ रहेगा, वो फूड वो और टूरिस्ट भी इंटरेस्टेड है। टूरिस्ट इसलिए इंटरेस्टेड है क्योंकि उसे 1-2 दिन 3 दिन मिला है, ही इज़ इंटरेस्टेड टू बी एक्सपोज टू लोकल कल्चर। और दूसरा, वो अगर दिल्ली गुड़गांव जाता है तो एक नाइट स्टे का उसका खर्च भी ज़्यादा होता है, रूरल एरिया में कम होगा। तो ये अगर 28 लाख टूरिस्ट जो हरियाणा के बिल्कुल पास हैं, इनको अगर हरियाणा कैप्चर कर पाए तो मैं ये कहता हूँ 2-3 डिस्ट्रिक्ट को, पूरी इकोनॉमी को, पूरे लोगों के रोजगार का एक साधन हो सकता है। दूसरा, एक ये स्कोप हरियाणा का बनता है। एक स्कोप हरियाणा का और मैं देखता हूँ, जैसे मैंने बताया कि मेडिकल टूरिज्म का स्कोप हमारे जैसे कंट्री के लिए बहुत है। और जो बाहर का जो पेशेंट आता है वो ऐसे ही किसी हॉस्पिटल में नहीं आ जाता है, उसका एक एक्रीडिएशन सिस्टम रहता है, उसका नाम होता है IJC, इंटरनेशनल ज्वाइंट कमीशन से एक्रीडिएटेड जो हॉस्पिटल्स हैं उसी में आता है। वो हमारे देश में 38 या 40 के आसपास हैं, उनमें से 10 के करीब हमारे गुड़गांव या दिल्ली में हैं, जो हमारे बिल्कुल पास हैं। और ये बिजनेस की ग्रोथ अगर आप देखेंगे मोर देन 10% पर ईयर है। तो इस लाइन में भी हरियाणा, खास करके गुरुग्राम और गुरुग्राम के आसपास का एरिया, वो काफ़ी सारे टूरिस्ट, मेडिकल टूरिस्ट वो रिसीव कर सकता है। और आने वाले समय में ये एक हब बन सकता है मेडिकल टूरिज्म का। बिजनेस टूरिज्म का एरिया है। इवेंट टूरिज्म हमारे बड़े पॉपुलर रहे हैं। सूरजकुंड क्राफ्ट फेयर सब जानते हैं, कार्तिक फेस्टिवल सब जानते हैं, पिंजौर का हेरिटेज फेस्टिवल सब जानते हैं, इंटरनेशनल गीता फेस्टिवल हमारा इंटरनेशनल लेवल पे फेमस हो रहा है। तो इस तरह के इवेंट्स का भी हमारे यहाँ स्कोप है। अब वो ज़माना गया कि हरियाणा में हिल्स नहीं है, हरियाणा में रिवर नहीं है, हरियाणा में ब्यूटीफुल वैली नहीं है, इसलिए यहाँ स्कोप नहीं है। बल्कि मैं ये कहता हूँ कि इनोवेशन के केस में हरियाणा का हाईवे टूरिज्म जो काफ़ी पॉपुलर रहा और बाद में काफ़ी स्टेट्स ने जो है उसको कॉपी किया और सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट किया। तो मैं ये समझता हूँ कि हरियाणा में बड़ा अच्छा स्कोप है और आने वाले समय में इट कैन बी ए गुड डेस्टिनेशन। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे इस कार्यक्रम में। थैंक यू। जी थैंक यू जी, थैंक यू।